हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी एक औरत का विद्रोह। हिमानी को अपने माता पिता के घर में रहते हुए करीब 15 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसका अपने पति सौरभ से किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहा था। उस शाम सौरभ को अचानक घर आया देखकर वह हैरान हो गई। बेटी, आपसी मनमुटाव को ज्यादा लंबा खींचना खतरनाक साबित हो जाता है। सौरभ के साथ समझदारी से बातें करना। अपनी माँ की इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर किए बिना हिमानी ड्राइंग रूम में सौरभ के सामने पहुंच गई। तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा हिमानी, सौरभ ने बिना कोई भूमिका बांधे सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा घर मैं छोड़ आई हूँ। हिमानी ने भी रूखे अंदाज में अपना फैसला उसे सुना दिया। क्या हमेशा के लिए? सौरभ ने उत्तेजित होकर पूछा। ऐसा ही समझ लो, हिमानी ने विद्रोह भरे स्वर में जवाब दिया। बेकार की बात मत करो, मेरी सहनशक्ति का तार टूट गया तो पछताओगी। सौरभ भड़क उठा। मुझे डराने धमकाने का अब कोई फायदा नहीं है, हिमानी ने निडर होकर कहा। अगर तुम्हें कोई और बात नहीं कहनी है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सौरभ ने अपनी पत्नी को अचरज भरी निगाहों से देखा। उनकी शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि हिमानी ऐसे विद्रोही अंदाज में उससे पेश आएगी। उठकर खड़ी होकर जाने को तैयार हिमानी को हाथ के इशारे से सौरभ ने बैठने को कहा और फिर बताया कि कल सुबह कार्तिक और कनिका हॉस्टल से 10 दिनों की छुट्टियां बिताने घर पहुंच रहे हैं। कुछ देर सोच में डूबी रहने के बाद हिमानी ने व्याकुल स्वर में कहा, उन दोनों को यहाँ मेरे पास छोड़ जाना। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? वह दोनों यहाँ नहीं आएंगे। सौरभ गुस्से से फट पड़ा। फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं बच्चों से कहीं बाहर मिल लिया करूंगी। हिमानी ने थके से अंदाज में सौरभ का फैसला स्वीकार कर लिया। यह कैसी मूर्खता भरी बात मुंह से निकाल रही हो? तुम्हारे बच्चे 4 महीने बाद घर लौट रहे हैं और तुम उनके साथ घर में रहने नहीं आओगी? तुम्हारा यह फैसला सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने बच्चों के साथ कौन मां नहीं रहना चाहेगी? हिमानी का अचानक गला भर आया। मैं अपने फैसले से मजबूर हूँ, मुझे उस घर में लौटना ही नहीं है। हम अपने झगड़े बाद में निपटा लेंगे हिमानी, फिलहाल तो बच्चों के मन की सुख शांति के लिए घर चलो। तुम्हें घर में न पाने का सदमा वे दोनों कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब वे दोनों बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। कार्तिक 10 साल का और कनिका 8 साल की हो रही है। उन दोनों को बेकार ही मानसिक कष्ट पहुंचाने का फायदा क्या होगा? सौरभ ने चिड़े से अंदाज में उसे समझाने का प्रयास किया। एक दिन तो बच्चों को यह पता लगेगा ही कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई उन्हें इस बार ही पता लग जाने दो। उदास हिमानी अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसा हुआ ही क्या है हमारे बीच जो तुम यूं अलग होने की बकवास कर रही हो? सौरभ फिर गुस्से से भर गया। मुझे इस बारे में तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी है। इस वक्त सहयोग करो मेरे साथ हिमानी। हिमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए सोच में डूबी रही। सौरभ ने अंदर जाकर अपने सास ससुर को सारा मामला समझाया। कार्तिक और कनिका की खुशियों की खातिर वह अपनी नाराजगी व शिकायतें भुलाकर सौरभ की तरफ हो गए। हिमानी पर ससुराल वापस लौटने के लिए अब अपने माता पिता का दबाव भी पड़ा। अपने बच्चों से मिलने के लिए उसका मन पहले ही तड़प रहा था। अंततः उसने एक शर्त के साथ सौरभ की बात मान ली। मैं तुम्हारे साथ बच्चों की माँ के रूप में लौट रही हूँ, पत्नी के रूप में नहीं। पति पत्नी के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने का कोई प्रयास ना करने की तुम कसम खाओ तो ही मैं वापस लौटूंगी। बड़े गंभीर होकर हिमानी ने अपनी शर्त सौरभ को बता दी। अपमान का घूंट पीते हुए सौरभ को मजबूरन अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। बच्चे कल आ रहे हैं तो मैं भी कल सुबह घर पहुंच जाऊंगी। अपना निर्णय सुनाकर हिमानी ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली आई। हिमानी के व्यक्तित्व में नजर आ रहे जबरदस्त बदलाव ने उसके माता पिता व पति को ही नहीं बल्कि उससे खुद को भी अचंभित कर दिया था। उस रात हिमानी की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। पलंग पर करवटें बदलते हुए वह अपनी विवाहित जिंदगी की यादों में खो गई। उसे वे घटनाएं व परिस्थितियां रह रहकर याद आ रही थी जो अंततः सौरभ और उसके दिलों के बीच गहरी खाई पैदा करने का कारण बनी थी। उस शाम ऑफिस से देर से घर लौटे सौरभ की कमीज के पिछले हिस्से में लिपस्टिक से बना होठों का निशान हिमानी ने देखा। अपने पति को उसने कभी बेवफा और चरित्रहीन नहीं समझा था। सच्चाई जानने को वह उसके पीछे पड़ गई तो सौरभ अचानक गुस्से से फट पड़ा था।
हाँ, मेरी जिंदगी में एक दूसरी लड़की है। हिमानी के दिल को गहरा जख्म देते हुए उसने चिल्लाकर कबूल किया। उसकी खूबसूरती, उसका यौवन और उसका साथ मुझे वह मस्ती भरा सुख देते हैं जो तुमसे मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, उसे नहीं। मेरे सारे गुण, मेरी सेवा और समर्पण को नकार कर क्या तुम एक चरित्रहीन लड़की के लिए मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो? सौरभ के आखिरी वाक्य ने हिमानी को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचाया था। उस लड़की के लिए ना कोई अपशब्द कभी मेरे सामने निकालना और ना उसे छोड़ने की बात करना। तुम अपने घर गृहस्थी और बच्चों में खुश रहो और मुझे भी खुशी से जीने दो। कहते हुए बड़ी बेरुखी दिखाता सौरभ बाथरूम में घुस गया था। वो रात हिमानी ने ड्राइंग रूम में पड़े दीवान पर आंसू बहाते हुए काटी थी। उसके दिलो दिमाग में विद्रोह के बीज को इन्हीं आंसुओं ने अंकुरित होने की ताकत दी थी। उस रात हिमानी ने अपने दब्बूपन व कायरता को याद करके भी बहुत आंसू बहाए थे। सौरभ शादी के बाद से ही उसे अपमानित कर नीचा दिखाता आया था। घर व बाहर वालों के सामने बेइज्जत कर उसका मजाक उड़ाने का वह कोई मौका शायद ही चूकता था। हिमानी के सुंदर नैन नक्श की तारीफ नहीं, बल्कि उसके सांवले रंग का रोना वह जान पहचान वालों के सामने अक्सर रोता। घर की देखभाल में जरा सी कमी रह जाती तो उसे हिमानी को डांटने का मौका मिल जाता। उसका कोई काम मन मुताबिक न होता तो वह उसे बेइज्जत जरूर करता। बच्चों के बड़े होने के साथ हिमानी की जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं। 2 साल पहले सास के निधन के बाद तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके न रहने से हिमानी का सबसे बड़ा सहारा टूट गया था। सौरभ के गुस्से से बच्चे डरे सहमे से रहते। उसके गलत व्यवहार को देख सारे रिश्तेदार, परिचित और दोस्त उसे एक स्वार्थी, ईर्ष्यालु व गुस्सैल इंसान बोलते थे। हिमानी मन ही मन कभी कभी बहुत दुखी व परेशान हो जाती, पर कभी किसी बाहरी व्यक्ति के मुंह से सौरभ की बुराई सुनना उसे स्वीकार न था। वह दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और बच्चों में तो उनकी जान बसती है। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। हिमानी सबसे यह कहती भी थी और अपने मन की गहराइयों में इस विश्वास की जड़ें खुद भी मजबूत करती रहती थी। घर में डरे सहमे से रह रहे कार्तिक और कनिका के व्यक्तित्व के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए वह उन्हें पिछले साल हॉस्टल में डालने को तैयार हो गई थी। उनकी पढ़ाई व घर का ज्यादातर खर्चा वह अपनी तनख्वाह से चलाती थी। सौरभ करीब 1 साल से घर खर्च के लिए ज्यादा रुपए नहीं देता था। यह उसे उस रात ही समझ में आया कि वह जरूर अपनी प्रेमिका पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करने के कारण घर की जिम्मेदारियों से हाथ खींचने लगा है। अगले दिन वह ऑफिस नहीं गई थी। घर छोड़कर मायके जाने के बाद उसने सौरभ को उसके ऑफिस जाने से पहले बता दी थी, तुम जब चाहे लौट सकती हो, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा, यह ध्यान रखना। उसे समझाने मनाने के बजाय सौरभ ने उल्टे धमकी दे डाली थी, मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी। हिमानी ने अपना निर्णय उसे बताया तो सौरभ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसकर घर से बाहर चला गया था। सौरभ चाहेगा तो वो उसे तलाक दे देगी, पर उसके पास अब कभी नहीं लौटेगी। हिमानी की इस विद्रोही जिद को उसके माता पिता लाख कोशिश करके भी तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के मन की सुख शांति व खुशियों की खातिर अपने बेवफा पति के घर लौटने को तैयार हो गई थी। हिमानी को अगले दिन उसके माता पिता सौरभ के पास ले गए। उसने वहां पहुंचते ही पहले घर की साफ सफाई की और फिर रसोई संभाल ली। अपने बच्चों के लिए वह उनकी मनपसंद चीजें बड़े जोश के साथ बनाने के काम में जल्दी ही व्यस्त हो गई थी। सौरभ और उसके बीच नाम मात्र की बातें हुई। दोनों बच्चों को स्टेशन से लेकर सौरभ जब घर लौटा तब घर भर में एकदम से रौनक आ गई। कार्तिक और कनिका के साथ खेलते, हंसते, बोलते और घूमते फिरते हिमानी के लिए समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दोनों बच्चे अपने स्कूल व दोस्तों की बातें करते न थकते। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर हिमानी फूली न समाती। जब कभी हिमानी अकेली होती तो उदास मन से यह जरूर सोचती कि अपने कलेजे के टुकड़ों को कैसे बताऊंगी कि मैंने उनके पापा को छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया है। उन हालात को ये मासूम कैसे समझेंगे जिनके कारण मुझे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा है। वह रात को बच्चों के साथ उनके कमरे में सोती। दिन भर की थकान इतनी होती कि लेटते ही गहरी नींद आ जाती और मन को परेशान या दुखी करने वाली बातें सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। सौरभ इन तीनों की उपस्थिति में अधिकतर चुप रहकर इनकी बातें सुनता। उसमें आए बदलाव को सबसे पहले कार्तिक ने पकड़ा। मम्मी, पापा बहुत बदले बदले लग रहे हैं इस बार।
कार्तिक ने घर आने के तीसरे दिन दोपहर में हिमानी के सामने अपनी बात कही। वह कैसे? हिमानी की आंखों में उत्सुकता के भाव जागे। वह पहले की तरह हमें हर बात पर डांटते धमकाते नहीं हैं। और मम्मी, आपसे भी लड़ना बंद कर दिया है पापा ने। कनिका ने भी अपनी राय बताई। कार्तिक बोला, मुझे तो इस बार पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कनिका ने भी भाई के सुर में सुर मिलाया। अपने बच्चों की बातें सुनकर हिमानी मुस्कुराई भी और उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए। सौरभ की बेवफाई को याद कर उसके दिल में एक बार फिर नाराजगी, दुख व अफसोस से मिश्रित पीड़ा की तेज लहर उठी। जल्द ही मन को संयत कर वह बच्चों के साथ टॉपिक बदलकर इधर उधर की बातें करने लगी। उस दिन शाम को सौरभ बैडमिंटन खेलने के लिए 4 रैकेट और शटलकॉक खरीद लाया। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उनकी जिद के आगे झुकते हुए हिमानी को भी उन तीनों के साथ बैडमिंटन खेलना पड़ा। यह शायद पहला अवसर था जब सौरभ के साथ उसने किसी गतिविधि में सहज व सामान्य होकर हिस्सा लिया था। उस रात हिमानी बच्चों के कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो सौरभ ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। नो! गुस्से और नफरत से भरा सिर्फ यह एक शब्द हिमानी ने मुंह से निकाला तो सौरभ की कुछ और कहने या करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बच्चों का मन रखने के लिए हिमानी सौरभ के साथ उसके दोस्तों के घर चाय नाश्ते व खाने पर गई। सौरभ के सभी दोस्तों व उनकी पत्नियों ने हिमानी के सामने उसके पति के अंदर आए बदलाव पर कोई न कोई अनुकूल टिप्पणी जरूर की थी। उनके हिसाब से सौरभ अब ज्यादा शांत, हंसमुख व सज्जन इंसान हो गया था। हिमानी ने भी उसमें ये सब परिवर्तन महसूस किए थे, पर उससे अलग रहने के फैसले पर वह पहले की तरह कायम रही। सौरभ ने दोनों बच्चों को कपड़ों व अन्य जरूरी सामान की ढेर सारी खरीदारी खुशी खुशी कराकर उनका मन और ज्यादा जीत लिया। बच्चों को वापस उनके हॉस्टल लौटने को जब 4 दिन रह गए तब हिमानी ने सौरभ से कहा, मेरी 1 हफ्ते की छुट्टियां अब खत्म हो जाएंगी। बाकी 4 दिन बच्चे नाना नानी के पास रहें तो बेहतर होगा। बच्चे वहां जाएंगे तो मैं उनसे कम मिल पाऊंगा। सौरभ का स्वर एकाएक उदास हो गया। बच्चों को कभी मुझसे और कभी तुमसे दूर रहने की आदत पड़ ही जानी चाहिए, हिमानी ने भावहीन लहजे में जवाब दिया। सौरभ कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहता था, पर अंततः धीमी आवाज में उसने इतना भर कहा, तुम अपने घर बच्चों के साथ चली जाओ, उनका सामान भी ले जाना, वे वहीं से वापस चले जाएंगे। नाना नानी के घर कार्तिक और कनिका की खूब खातिर हुई। वे दोनों वहाँ बहुत खुश थे, पर अपने पापा को वे काफी याद करते रहे। सौरभ उनके बहुत जोर देने पर भी रात को साथ में नहीं रुके। यह बात दोनों को अच्छी नहीं लगी थी। अपने माता पिता के पूछने पर हिमानी ने एक बार फिर सौरभ से हमेशा के लिए अलग रहने का अपना फैसला दोहरा दिया। सौरभ ने अगर अपने बारे में तुम्हें सब बताने की मूर्खता नहीं की होती, तब भी तो तुम उसके साथ रह रही होती। तुम्हें संबंध तोड़ने के बजाय उसे उस औरत से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हिमानी की माँ ने उसे समझाना चाहा। माँ, मैंने सौरभ की कई गलतियों, कमियों व दुर्व्यवहार से हमेशा समझौता किया, पर वह सब मैं पत्नी के कर्तव्यों के अंतर्गत करती थी। उनकी जिंदगी में दूसरी औरत आ जाने के बाद मुझ पर अच्छी बीवी के कर्तव्यों को निभाते रहने के लिए दबाव न डालें। मुझे सौरभ के साथ नहीं रहना है। हिमानी ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया था। अगले दिन बच्चे अपने पापा का इंतजार करते रहे, पर वह उनसे मिलने नहीं आए। इस कारण वे दोनों बहुत परेशान और उदास होकर सोए थे। हिमानी को सौरभ की ऐसी बेरुखी व लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया था। उसने अगले दिन ऑफिस से सौरभ को फोन किया और क्रोधित स्वर में शिकायत की, बच्चों को यूं परेशान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कल उनसे मिलने क्यों नहीं आए? एक जरूरी काम में व्यस्त था। सौरभ का गंभीर स्वर हिमानी के कानों में पहुंचा। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे जरूरी काम को। अपनी रखैलों से मिलने की खातिर अपने बच्चों का दिल दुखाना ठीक नहीं है। आज तो आओगे ना? अपनी रखैल से मिलने सचमुच आज मुझे नहीं जाना है, इसलिए बंदा तुम सबसे मिलने जरूर हाजिर होगा। सौरभ का ऐसा कहना हिमानी को बहुत बुरा लगा, तो उसने जल भुनकर फोन काट दिया। सौरभ शाम को सबसे मशहूर दुकान की रसमलाई लेकर आया। यह हिमानी की सबसे ज्यादा पसंदीदा मिठाई थी। वह नाराजगी की परवाह न कर उसके साथ हंसी मजाक व छेड़छाड़ करने लगा। बच्चों की उपस्थिति के कारण हिमानी उसे डांट डपट नहीं सकी। सौरभ दोनों बच्चों को बाजार घुमा कर लाया, फिर सबने एक साथ खाना खाया। हिमानी को छोड़कर सभी का मूड बहुत अच्छा था।
बच्चों को सोने के लिए भेजने के बाद वह सौरभ से उलझने को तैयार थी, पर उसने पहले ही हाथ जोड़कर उससे मुस्कुराते हुए कहा, अपने अंदर के ज्वालामुखी को कुछ देर और शांत रखकर जरा मेरी बात सुन लो डियर। डोंट कॉल मी डियर, हिमानी चिढ़ते हुए बोली। यहाँ बैठो प्लीज। सौरभ ने बड़े अधिकार से हिमानी को अपने बगल में बैठा लिया तो वह ऐसी हैरान हुई कि गुस्सा करना ही भूल गई। मैंने कल पुरानी नौकरी छोड़कर आज से नई नौकरी शुरू कर दी है। कल शाम मैंने अपने रखैल से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया है और अपने अतीत के गलत व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सौरभ का स्वर भावुक था। उसने एक बार फिर हिमानी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे तुम्हारे ऊपर अब कभी विश्वास नहीं होगा, इसलिए इस विषय पर बातें करके न खुद परेशान हो न मुझे तंग करो। न चाहते हुए भी हिमानी का गला भर आया। अपने दिल की बात मुझे कह लेने दो हिमानी। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर मैंने हमेशा तुम में कमियां ढूंढकर तुम्हें गिराने व नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि शुरू से ही मैं हीन भावना का शिकार बन गया था। तुम हर काम में कुशल थी और मुझसे ज्यादा कमाती भी थी। मैं सचमुच एक घमंडी, बददिमाग और स्वार्थी इंसान था जो तुम्हें डराकर अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करता रहा। फिर तुमने मेरी चरित्रहीनता के कारण मुझसे दूर होने का फैसला किया। पहले मैंने तुम्हारी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तुम कभी मेरे खिलाफ विद्रोह करोगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले दिनों में मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए जो नाराजगी और नफरत देखी, उसने मुझे जबरदस्त सदमा पहुंचाया है। हिमानी, मेरी घर गृहस्थी उजड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस सच्चाई को सामने देखकर मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं न अच्छा पति रहा हूँ न ही अच्छा पिता, पर अब मैं बदल गया हूँ। गलत राह पर मैं अब कभी नहीं चलूंगा, यह वादा दिल से कर रहा हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो। एक अच्छा पति, पिता व इंसान बनने में मेरी मदद करो हिमानी। तुम माँ होने के साथ साथ मुझसे कहीं ज्यादा समझदार व सुघड़ स्त्री हो। औरतें घर की रीढ़ होती हैं। मेरे पास लौटकर हमारी घर गृहस्थी को उजड़ने से बचा लो प्लीज हिमानी। ऐसा प्रार्थना करते हुए सौरभ का गला भर आया। मैं सोचकर जवाब दूंगी। सौरभ के आंसू न देखने व अपने आंसू उसकी नजरों से छिपाने की खातिर हिमानी ड्राइंग रूम से उठकर बच्चों के पास चली गई। अपने बच्चों के मासूम सोते चेहरों को देखकर वह रो पड़ी। उसके आंसू खूब बहे और इन आंसुओं के साथ ही उसके दिल में सौरभ के प्रति नाराजगी, शिकायत और गुस्से के सारे भाव बह गए। कुछ देर बाद सौरभ उसे कमरे में विदा लेने आया। आप रात को यहीं रुक जाओ, कल बच्चों को जाना है। हिमानी ने धीमे कोमल स्वर में उसे निमंत्रण दिया। सौरभ ने हिमानी की आंखों में झांका। उनमें अपने लिए प्रेम के भाव पढ़कर उसका चेहरा खिल उठा। उसने बाहें फैलाई तो शर्माती हुई हिमानी उसके सीने से लग गई। वाकई में दोस्तों, औरतों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। दोस्तों, इस कहानी में आपके क्या विचार हैं? अंत में हिमानी का फैसला सही था या गलत? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।